नमस्कार साथियों, एमकेएच की वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा जो सब्जेक्ट है जेंडर, विद्यालय और समाज, तो इसकी जो सेकंड यूनिट है इसके अति लघुतरात्मक प्रश्न हम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अति लघुतरात्मक प्रश्न आप 5 यूनिट्स के पढ़ करके जाइए। ठीक है, 5 नहीं तो कम से कम 4 यूनिट्स के अगर आप पढ़ कर जाते हैं तो आपका काम चल जाता है। 3 यूनिट्स के आप लघुतरात्मक प्रश्न पढ़कर जाइए और 1 यूनिट के आप अच्छे से निबधात्मक प्रश्न भी पढ़ करके जाइए सारे के सारे। ठीक है, तो चलिए फिर आज हमारी जो सेकंड यूनिट है उसके जो है अति लघुतरात्मक प्रश्न हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। 11 क्वेश्चन है आपके अति लघुतरात्मक और बहुत ही आसानी से बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, बालिकाओं की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? तो बालिका शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो करेंगी क्या आगे जा करके। देखो, सिंपल सी बात है, लैंगिक असमानता दूर हो जाएगी। महिला सशक्तिकरण के लिए बुनियादी तौर पर शिक्षा के माध्यम से बालिकाएं अपनी क्षमताओं को पहचानेंगी और विकसित करने के लिए उनको जरूरी है। पारिवारिक स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाएंगी और सामाजिक विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिए। तो देखिए, सिंपल सी बात है, 5 पॉइंट है यहाँ पर कि एक तो लैंगिक असमानता दूर होगी, महिला सशक्तिकरण होगा, बालिकाएं अपनी क्षमताओं को पहचानेंगी, उनका विकास करेंगी, परिवार में स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर होगी और सामाजिक विकास तो होना ही होना है। ठीक है, उसके बाद है, बालिकाओं को शिक्षा दिलाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। तो ये याद रखना है, पानीपत के अंदर 22 जनवरी 2015 हरियाणा के अंदर लोगों को बताया कि लड़कियां भी वे तमाम सपने पूरे कर सकती हैं जो लड़कों से उम्मीद हो, और बालिका शिक्षा के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर। ठीक है जी। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न देखो, बहुत ही जोरदार प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है कि विद्यालय में बालिका शिक्षा के कौन कौन से मुद्दे हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है भी कौन कौन सी समस्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए, विद्यालय में बालिकाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। देखो कैसे होता है, तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि शिक्षिकाओं की कमी के कारण बालिकाओं की समस्याओं को ठीक रूप प्रकार से समझा नहीं जाता। शिक्षिकाएं बालिकाओं की समस्याओं को नहीं समझ पाती हैं। इस वजह से तथा आमतौर पर खेलकूद के समय लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग तरह के खेल का निर्धारण करना, जैसे बालिकाओं को तो कहेंगे कि आप इंडोर गेम्स खेलिए और बालकों को आउटडोर गेम्स खेलने भेजेंगे। बालिकाओं के मन में अपने को बालकों से अलग होने का एहसास कराता है। बालिकाएं ऐसा मानने लगती हैं कि वो अलग हैं, वो कमज़ोर हैं, ऐसा मानने लगती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, बालिकाओं के सीखने को लेकर पूर्वाग्रह। ये भी माना जाता है कि बालिकाओं के सीखने की तेज़ी कम होती है। ठीक है, यह प्रचलित धारणा है कि बालिकाएं बालकों की तुलना में कम तेज होती हैं, वे गणित विषय में रुचि नहीं लेती, सिर्फ कलात्मक और सौंदर्य बोध में बेहतर होती हैं। हालांकि आजकल ऐसा नहीं है, लड़के नहीं पढ़ते हैं, लड़कियां ज़्यादा पढ़ जाती हैं, है ना। तो देखिए, लैंगिक रूप से सभी समान है, लड़के लड़कियां दोनों ही समान है। ठीक है, किसी के साथ भी भेदभाव होना गलत बात है। उसके बाद थर्ड है, पाठ्य पुस्तकों में बालिकाओं के प्रति भेदभावपूर्ण सामग्री कैसे, इसका उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। पाठ्य पुस्तकों में ऐसी तस्वीरें आमतौर पर पाई जाती हैं जिसमें पिता को तो अखबार पढ़ते दिखाया जाता है, माँ को खाना बनाते हुए दिखाया जाता है। वैसे ही गणित की पाठ्य पुस्तकों में भी ऐसे प्रश्न हैं जिससे ये पता चलता है कि जिस काम को महिलाएं 2 दिन में करती हैं, पुरुष 1 दिन में कर देते हैं। इसका मतलब तो आप ये दिखा रहे हो भी पुरुषों की क्षमता महिलाओं से ज़्यादा है, तो ये तो गलत बात हो गई। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। क्या क्या? पहली चीज़ तो ये कि विद्यालय में बालिकाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, बालिकाओं के मन में ये पूर्वाग्रह होता है, और तीसरा है कि पाठ्य पुस्तकों में भी भेदभावपूर्ण सामग्री भरी पड़ी है। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पहले प्रश्न का बिल्कुल अपोजिट, कि विद्यालय में बालिका शिक्षा के सकारात्मक माहौल का निर्माण किस तरह से किया जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो समाज का सहयोग लेना है, यानी सामुदायिक सहयोग और सामाजिक जागरूकता फैलानी है। बालिकाओं के सुरक्षा के सही इंतजाम करने हैं, भी बालिकाओं के साथ किसी भी प्रकार के अपराध इत्यादि गतिविधियां न हो। विद्यालय में बालिकाओं के शौचालयों की उचित व्यवस्था करें ताकि बालिकाओं को कहीं समस्या न आए। बालिकाओं की शिक्षा का समय समय पर पर्याप्त प्रोत्साहन देकर भी बालिकाओं को प्रोत्साहन देते रहें, माता पिता को प्रोत्साहन देते रहें। लड़कियों की क्षमता के बारे में जो पूर्वाग्रह है उसे प्रेरणादायी उदाहरणों की मदद से तोड़ दो। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत कुछ कर रखा है, तो उनका उदाहरण देकर उनके पूर्वाग्रहों को दूर कर दिया जाए।
छठा जो है पॉइंट वो क्या है, बालिकाओं की शिक्षा के बारे में जो रूढ़ियाँ हैं उन्हें दूर किया जाए कि जी पढ़ा के क्या करेंगे, जाना तो अगले घर में है। तो ऐसी रूढ़ियों को दूर करना चाहिए, बल्कि उन्हें दिखाना चाहिए कि अगर आपकी बेटी कलेक्टर बन जाती है तो आपका कितना मान होगा, ठीक है, आपकी क्या प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, विद्यालयों की गतिविधियों में बालिकाओं की सहभागिता को बढ़ाना चाहिए। भेदभाव मुक्त समावेशी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर शिक्षण सामग्री ऐसी यूज करो जिससे कि कोई भी भेदभाव ना हो, और अधिगम प्रक्रिया भी ऐसी यूज करो कि लड़के लड़कियों को एक जैसे काम सौंपो। विद्यालय में लड़कियों की उपलब्धि के आकलन मूल्यांकन को भेदभाव मुक्त बनाकर, कि लड़कियों के साथ जो आकलन और मूल्यांकन जैसी चीज़ें हैं वो भी दोनों में सेम होनी चाहिए, लड़का लड़की में, ठीक है। चलिए जी, अब उसके बाद है RTE राइट टू एजुकेशन। तो देखो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिएगा सिंपल सी बात है, साधारण भाषा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो शिक्षा कैसी, मुफ्त, अनिवार्य, गुणवत्तापूर्ण और प्राथमिक शिक्षा। कौन से छात्र, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, और कौन करेगा, राज्य, परिवार और समुदाय यानी समाज। अब ये किया कहाँ गया, कब किया गया ये प्रावधान, कब किया गया ये प्रावधान। तो देखिए यह अधिनियम मूलतः वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। भी 2005 के अंदर शिक्षा का अधिकार विधेयक आया था, उसका ही संशोधित रूप है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से, तो आप देखो भाग 3 संविधान के अंदर भाग 3 अनुच्छेद 21वां ए और संशोधन कौन सा, 86वां संशोधन हुआ कब, वर्ष 2002। ये याद रखना है, भाग 3 अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2004 के अंदर क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। तो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में ये पारित कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भी 2005 का संशोधित रूप है। 2002 में जो आया था संशोधन, ठीक है, 2002 में जो संशोधन आया था उसके आधार पर 2009 में अधिनियम पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू भी हो गया। उसके बाद है अगला प्रश्न 5वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का महत्व क्या है, भी ये लाया क्यों गया। तो देखो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला पॉइंट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है, यानी 6 साल के सारे बालक पहली कक्षा में होंगे, 7 साल के सारे बालक दूसरी कक्षा में होंगे, यानी उम्र के आधार पर कक्षा का निर्धारण होने लग गया। पहले तो क्या होता था कि 10 साल का बच्चा पहली क्लास में बैठा है, वहीं पर ही 4 साल का बैठा है, वहीं पर ही 6 साल का बैठा है, नहीं। अब क्या होता है कि आयु के अनुसार कक्षा का निर्धारण होता है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक से माध्यमिक स्तर की शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। इससे इस आयु वर्ग के बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है, ठीक है, या होगा। इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ श्रमिकों के बच्चे, बाल मजदूर, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे फिर ऐसे बच्चों को मिलेगा जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई और अन्य कारणों से शिक्षा से वंचित रह गए हैं। भी आप मुफ्त रूप से शिक्षा दे रहे हो, ऊपर से आप क्या कर रहे हो, भी मिड डे मील कार्यक्रम और चला रहे हो, दोपहर में खाना और दे रहे हो। तो जो बच्चे पहले शिक्षा से वंचित थे वो अब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, उनको शिक्षा का लाभ मिल जाएगा। छठा प्रश्न, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कमियां क्या है, क्या क्या कमी है। तो देखो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बात की ही नहीं गई। 6 से छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में जाएंगे नहीं जाएंगे, 14 से 18 साल के बच्चे आगे के विद्यालयों में जाएंगे नहीं जाएंगे, इस बारे में बात नहीं की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के अनुसार 18 वर्ष की आयु तक बच्चों को बच्चा ही माना जाता है। किसके अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौता के अनुसार 18 वर्ष तक बच्चा ही माना जाएगा, जिसे भारत सहित 142 देशों ने स्वीकृति प्रदान की गई है। तो
फिर क्या हुआ, क्यों नहीं किया गया? तो देखो फिर भी 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की शिक्षा की बात इस अधिनियम में नहीं की गई, बल्कि करनी चाहिए थी। जब आप उम्र 18 साल मान रहे हो बच्चे की और आप शिक्षा 14 वर्ष तक ही दे रहे हो, तो 14 से 18 वर्ष तक वो शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा भाई? तो ये सोचनीय विषय है, ये इसकी कमी है। तो यहाँ पे भारत में बालिका शिक्षा के लिए कौन कौन सी सामाजिक कुप्रथाएं या बाधाएं हैं? 2 सामाजिक कुप्रथाएं लिखी है, समाज में व्याप्त जो है कुप्रथाएं। तो इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, बाल विवाह और दहेज प्रथा। ठीक है जी, ये दोनों आप कर देंगे। दहेज प्रथा के कारण क्या होता है, पिता ये सोचता है भी पहले तो पढ़ाई पर खर्चा करूंगा, फिर विवाह में दहेज और देना पड़ेगा। ठीक है, और हद तो तब हो जाती है जब लड़के वाले लालच से दहेज की मांग रखते हैं, और लालच पूरा ना हो तो लड़की से मारपीट करने या हत्या भी करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है पिता ऐसा सोचता है कि लड़की की पढ़ाई पर कम खर्चा कर लूँ, दहेज जोड़ लूँ, है ना, ऐसा। या बाल विवाह, जल्दी विवाह कर दिया जाता है तो पढ़ने लिखने के अवसर सीमित हो जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न 8वां है हमारा, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 सुझाव या उपाय लिखिए। तो देखो पहले तो बालिका शिक्षा के लिए अलग से विद्यालय हों ताकि उनकी सुरक्षा के इंतजाम हो सकें। ठीक है, और अभिभावक भी खुले दिल से उन्हें भेज सके। स्त्री शिक्षा के लिए अलग से स्कूल कॉलेज व्यवसाय खोले जाने चाहिए जहाँ वे आसानी से सुरक्षित रूप से पहुँच सकें। अगर लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी तो उनमें आत्मविश्वास का संचार होगा और समाज में उनका महत्व भी बढ़ जाएगा। दूसरा है शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें। शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार के सुधार हों जिसमें बालिकाओं की शिक्षा में रुचि बढ़े। स्त्री शिक्षा भी व्यवसाय केंद्रित हो, जिससे कि पढ़कर उन्हें रोजगार मिल सके। भी व्यवसाय के लिए उन्हें पढ़ना सिखाओ कि वो आगे कोई व्यवसाय अपना शुरू कर सके। उसके बाद है स्त्री शिक्षा के प्रसार और उन्नयन के लिए किए जा रहे प्रयास। तो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा वर्तमान में स्त्री शिक्षा के प्रसार और उन्नयन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। जिन जिलों में स्त्री साक्षरता प्रतिशत कम है उनमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भी स्टार्टिंग में बच्चों को स्कूल से जोड़ दिया जाए बालिकाओं को। बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्कूल खोले जा रहे हैं। बालिका निरौपचारिक शिक्षा केंद्रों को 90% अनुदान दिया जा रहा है। ध्यान रखना, निरौपचारिक शिक्षा केंद्रों को 90% अनुदान दिया जा रहा है। और नवोदय विद्यालयों को 30% आरक्षण दिया जा रहा है बालिकाओं के लिए, कि 30% सीटें तो बालिकाओं के लिए ही होगी, यानी 30% छात्राएं होगी ही होगी। और निरौपचारिक शिक्षा केंद्रों को 90% अनुदान दिया जा रहा है। गरीब छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क है। माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क कर दी गई है। ठीक है, प्राथमिक तो है ही है, माध्यमिक भी निःशुल्क है। सरकार द्वारा अप्रैल 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया, जो 53 जिलों के 90 गांवों में चलाया गया। इसके माध्यम से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। तो कौन सा कार्यक्रम है? महिला समाख्या कार्यक्रम 1989 अप्रैल के अंदर। ठीक है, उसके बाद है स्त्री शिक्षा का स्वरूप क्या है। तो देखो, शिक्षा वयस्क जीवन के प्रति स्त्रियों के विकास के लिए एक आधार रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि जब वो वयस्क हो जाएंगी तो उनका जीवन कैसा जाएगा, इसके लिए वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लड़कियों और महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर महिलाएं शिक्षित हैं तो वो अपने घरों की सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास में सहायक हो सकती हैं, जिसमें राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि होगी। महिला शिक्षा एक अच्छे समाज के निर्माण में सहायता करती है, क्योंकि महिलाएं घर में काम काज करती हैं, वो आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं माना जाता है, जिसलिए जो है आर्थिक रूप से वो नहीं होती है डिपेंडेंट। तो ऐसे में जीडीपी में उनका योगदान नहीं होता है। लेकिन अगर वो बाहर जाकर काम करेंगे तो जीडीपी में उनका योगदान भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा गरीबी पर काबू पाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बना सकती हैं। महिलाओं की शिक्षा से दहेज समस्या, बेरोजगारी की समस्या आदि पर काबू पाए जा सकते हैं। भी घर की महिला कंट्रोल कर सकती है परिवार की स्थितियाँ, कि अगर हमारी बहू आएगी तो मुझसे दहेज नहीं मांगेंगे। ठीक है, और बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो सकती है। महिलाएं घर पर ही कोई काम काज शुरू कर सकती हैं, उद्यमी हो सकती हैं महिलाएं। उसके बाद है स्त्री शिक्षा के विषय में रूढ़िवादी और आधुनिक मत बताइए। तो रूढ़िवादी मत तो क्या है कि हमारा समाज आज भी स्त्री शिक्षा के विषय में अलग अलग मत रखता है। जो व्यक्ति रूढ़िवादी है उसका मानना है कि बालक बालिकाओं की शिक्षा में अंतर होना चाहिए। बालिकाओं को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे वे परिवार की उचित देखभाल कर सकें। वे अपने परिवार के सदस्यों और बच्चों को उचित प्रकार से देखभाल कर सकें, जिससे पारिवारिक जीवन में शांति रहे।
उनका मानना है कि बालिकाओं को केवल भाषा, धर्म, साहित्य, गृह विज्ञान, कला, संगीत, नृत्य की शिक्षा प्रदान की जाए। और आधुनिक मत ये मानता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अधिकार हैं। स्त्री शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने उत्तरदायित्वों का और कुशलता से निर्वाह करती है। भी शिक्षा प्राप्त शिक्षित स्त्री है, उसे आपने कोई उत्तरदायित्व दे दिया तो वो और कुशलता से काम करेगी। वह हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर चलेंगे। आधुनिक समाज की यही आवश्यकता है, ठीक है। और लोकतंत्र बालिकाओं को समान अधिकार देता है। तो ये हमारे थे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न यूनिट सेकंड के। तो यूनिट सेकंड के हमने अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कर लिए हैं। तो आपने क्या करना है, हमारी जो चैनल है मीत नॉलेज हब, तो इसके अंदर प्लेलिस्ट में जाकर के बीएड की आपकी प्लेलिस्ट अलग से आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट के और फिफ्थ यूनिट के अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यूनिट जो है आपकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यूनिट है, उसके केवल अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पढ़ने हैं। तीसरी और पांचवी यूनिट कंप्लीट करवाई हुई है, जिसके अंदर लघुत्तरात्मक, निबधात्मक और अति लघुत्तरात्मक तीनों हैं। इसमें तीनों कर जाइए, जैसे आपके सारे के सारे लघुत्तरात्मक और निबधात्मक हो जाएंगे और अति लघुत्तरात्मक यहाँ से हो जाएंगे, तो आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पहली, दूसरी, चौथी यूनिट के पढ़ने हैं। 3 वीडियो ये हो गई और 2 वीडियो ये हो गई, यानी 5 वीडियो देखने पर मात्र घंटे से भी कम की वीडियो है। 5 वीडियो देख करके आपका पूरा का पूरा पेपर तैयार हो जाएगा, जेंडर विद्यालय और समाज, ठीक है जी।